नमस्कार। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें आपको पहली खबर दिखाएंगे जम्मू कश्मीर से, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। और दूसरी बड़ी खबर आपको हरियाणा से बताएंगे, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारा का फैसला होते दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी के बीच में जो बंटवारे की चर्चा शुरू हुई थी, जो गठबंधन की चर्चाएं तेज हुई थी, वो फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा है। और तीसरी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से, जहां योगी सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प दिया है। चौथी खबर महाराष्ट्र से होगी, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। पांचवी और आखिरी बड़ी खबर आपको झारखंड से दिखाएंगे, जहां हेमंत सोरेन सरकार ने वकीलों को बड़ी सौगात दी है। क्या सौगात दी है, आपको आगे खबरों में बताएंगे। और चलिए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। पहली खबर आपको दिखाते हैं, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। और इस दौरान उन्होंने जम्मू के पलोराम को रैली को संबोधित भी किया है। उन्होंने कहा कि यह संयोग ही है कि जम्मू कश्मीर में पहला चुनावी सम्मेलन गणेश चतुर्थी के दिन शुरू हो रहा है, और हम सभी मानते हैं कि विघ्नहर्ता यात्राओं के सभी विघ्न का हरण करते हैं। उन्होंने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। शाह ने कहा कि आने वाला चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। जब से देश आजाद हुआ, पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता 2 झंडे नहीं, एक तिरंगे के नीचे अपना मतदान करेगा। शाह ने कहा कि हमने घर घर जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस विभाजनकारी एजेंडे के प्रति लोगों को जागरूक किया है। शाह ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी ये अधिकार छीनना चाहती है। ये अधिकार आप छीनने दोगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी पत्थरबाजी और आतंकवाद में लिप्त लोगों को जेल से छुड़ाना चाहती हैं, ताकि जम्मू, पुंछ, राजौरी जैसे क्षेत्र जहां शांति है वहां फिर से आतंकवाद आए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर जमकर बरसते नजर आए अमित शाह। अमित शाह ने बड़ा बयान जम्मू में दिया और इस दौरान कहा कि जब तक शांति नहीं, पाकिस्तान से बातचीत नहीं की जाएगी। बता दें कि ये चुनावी ऐतिहासिक भी गृहमंत्री शाह ने बताया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे जम्मू कश्मीर से। हमारे सहयोगी एजाज रशीद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में सभा की है और तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही हैं। विपक्ष पर निशाना भी साधा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। क्या कुछ अमित शाह ने इस दौरान कहा है? ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा, इन्होंने कहा जम्मू में अपनी जो रैली से खिताब करते हुए कहा कि वाले हैं एक तारीखी इंतखाबात होंगे। अमित शाह ने ये भी कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर के वोटर्स एक तिरंगे के तहत वोट नहीं डालेंगे। शाह ने कहा कि हमने घर घर जाकर कौमी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, वो घर घर जाके लोगों को वोट मांगते हैं। हमें उम्मीद है कि लोग इस वक्त इस बार बीजेपी को कामयाब करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। देखिए एजाज, इससे पहले भी अमित शाह ने 370 को लेकर जो प्रेस वार्ता हुई थी, कहा था कि अब 370 कभी दोबारा नहीं लौटेगी, जो एक बार हट चुकी है और जो विपक्ष की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम हम कर देंगे। तमाम बातें 370 को लेकर भी कही गई। तो कुल मिलाकर जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 370 हटने के बाद पहला ही चुनाव है, कितना बड़ा मुद्दा ये देखने को मिल रहा है और किस तरीके से इसको लेकर पक्ष विपक्ष में बार पलटवार देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म करने के 70 साल के बाद 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर में माओ और बहनों की हुकूक मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि 370 हटने के बाद अमित शाह ने यह भी बोला कि जो जम्मू कश्मीर में शांति भी आएगी। निश्चित तौर पर तमाम बातें अमित शाह ने कही हैं और मुझे लगता है इस मुद्दे पर और भी आगे सियासत गरमाएगी, पलटवार भी देखने को मिलेंगे। देखना महत्वपूर्ण होगा किस तरह की सियासी तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सीट बंटवारे का फैसला होते दिखाई नहीं दे रहा है। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने इससे पहले 1 अक्टूबर को तारीख तय की गई थी, लेकिन वहां पर त्योहारों के चलते तारीख को 5 अक्टूबर कर दिया गया। 8 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीट बंटवारे का फैसला होते दिखाई नहीं दे रहा है। यानी गठबंधन यहां पर होगा नहीं होगा, जो सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन संभावना यह है कि कोई गठबंधन आगे नहीं होगा। कांग्रेस का राज्य नेतृत्व आम आदमी पार्टी की ओर से मांगी गई सीटों को देने के लिए तैयार नहीं है।
यानी आम आदमी पार्टी जितनी सीटें मांग रही है, जो सीटें आम आदमी पार्टी चाह रही है, वो सीटें कांग्रेस का जो प्रादेशिक नेतृत्व है, राज्य नेतृत्व है, वो मना कर रहा है कि हम इतनी सीटें नहीं दे पाएंगे, ये वाली सीटें नहीं दे पाएंगे। और इस बीच कांग्रेस के साथ गठबंधन पर आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान भी सामने आया। पार्टी का ये कहना है कि वे हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये कह रही है आम आदमी पार्टी, यानी आम आदमी पार्टी का रुख है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, तो मुझे लगता है गठबंधन पर सवाल खड़ा ही नहीं होता। और चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी तैयार बता रही है और आने वाले 1 से 2 दिनों में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के पास आते ही राजनीतिक पारा तेजी से ऊपर चढ़ने लगा है। तमाम पार्टियां उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने के साथ ही अब चुनाव प्रचार पर फोकस कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी पहली जंबो सूची में जहां हरियाणा की 90 सीटों में से 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में कुल 32 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी और कांग्रेस के लिए अपने ही नेता मुसीबत खड़ी करते नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ पांखिल वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पांखिल, हरियाणा की सियासत दिलचस्प हो चली है। 5 अक्टूबर को चुनाव होना है, लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी के नेताओं में भी अंतर्कलह देखने को मिल रही है, कांग्रेस में भी ऐसी स्थिति कोई नई नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो गठबंधन की चर्चाएं थी वो काफी धीमी हो गई हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि सभी सीटों पर लड़ेंगे और सहमति भी दोनों दलों में नहीं बन पा रही है। क्या कुछ बड़ी वजह सामने आ रही है? देखिए, कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से भी हमें चीजें समझने को मिली है, इंटरनल सोर्सेज ने जो हमें बताया है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो है जिन सीटों पर मांग कर रही थी, उन सीटों पर उनकी सहमति जो है नजर नहीं आई। और ऐसे में कारण कुछ और भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर इतना दबदबा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की लहर भी ये समझना होगा कि आम आदमी पार्टी से कई गुना ज्यादा है। और ये कहा भी जा रहा है कि भाजपा से थोड़ी आगे इस वक्त कांग्रेस भी कहीं ना कहीं लीड लेती हुई नजर आ रही है। और ऐसी स्थिति के अंदर जहां दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका थोड़ा असर हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है, परंतु इतना भी असर देखने को नहीं मिल सकता कि आम आदमी पार्टी इस तरीके से सहमति जताकर कांग्रेस के साथ गठबंधन बना पाए। तो कहीं ना कहीं यही मुख्य कारण है कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा के अंदर ज्यादा लीड ना होने के कारण और ज्यादा सीटें मांगने के कारण और सीट भी उन जिलों की मांगने के कारण जिन पर कांग्रेस की ऑटोमेटिकली ज्यादा पहट है, तो इसलिए ये चीज कहीं ना कहीं अब धीमी होती नजर आ रही है। हाल ही में आपने एक बयान भी देखा होगा आम आदमी पार्टी द्वारा जो ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि हम 90 की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये कहीं ना कहीं सांकेतिक एक दृश्य तो दिखा देता है कि अब गठबंधन जो है मुश्किल नजर आता है। निश्चित तौर पर देखिए, गठबंधन मुश्किल नजर आता है। इसकी कई वजह ये भी सामने आई कि जो कांग्रेस का जो राज्य या स्थानीय नेतृत्व है या जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं सहमत नहीं है। उसके पहले भी वो बयान दे चुके हैं कि हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से गठबंधन की चर्चा की शुरुआत हुई है, अगर आम आदमी पार्टी इस भूमिका में नहीं है कि वहां खुद के दम पर सरकार बना ले, और कांग्रेस अगर वहां मजबूत है, जो कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि सपा जिस तरीके से मजबूत है, वहीं बड़ा विपक्षी दल जो है कांग्रेस है और यहाँ पर इस बार मजबूत स्थिति में दिखाई भी दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब कांग्रेस खुद लड़ने में सक्षम है, तो जो चर्चाएं शुरू हुई, राहुल गांधी ने कहा कि हम गठबंधन की इच्छा वो रखते हैं, तो इसका आधार क्या कुछ है? क्योंकि हरियाणा के बाहर के जो प्रदेश है, वहां की जनता लगभग ये समझना चाहती है कि राहुल गांधी ने अगर इच्छा प्रकट की थी, उसका आधार क्या था? क्या कांग्रेस को लगता है कि कोई अभी भी मामला पूरी तरीके से फिट नहीं बैठा है, थोड़ा कहीं डाउट है, उसके चलते ये बात इच्छा जताई गई थी? बेशक इसके दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है केंद्र यानी कि दिल्ली में अपनी पहट बनाने के लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई थी कि हम अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं, तो अमूमन दिल्ली के इलेक्शनों में भी हमारा उनके साथ गठबंधन होने की संभावना है और कहीं ना कहीं एक साथ मैदान में उतरेंगे तो तभी दूसरी पार्टी पर हावी होते नजर आएंगे। परंतु दूसरी तरफ एक और चीज है जो हमें इसके अंदर एनालाइज करनी होगी, देखनी होगी कि दोनों पार्टियों के अंदर बगावती सुर अब आपको नजर आने लग गए होंगे। और वो बगावती सुर जो है, जो वो बगावती लोग हैं जिनको टिकटें नहीं मिली, जो पार्टियों से नाराज है, उनका वोट बैंक काफी ज्यादा अच्छा है। उनमें से तमाम ऐसे कई लीडर हैं जिनकी
अपने एरिया के अंदर, अपने हल्के के अंदर बहुत ही ज्यादा पैठ है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जो कि नया हो, जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो, और ऐसे में इस चीज का फायदा आम आदमी पार्टी उठाएगी और कहीं ना कहीं इसी आधार पर आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनावों के अंदर सीटें भी लेकर जा सकती है। निश्चित तौर पर राहुल पंखिल, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जिस तरीके से तमाम और भी दल हैं, जो स्थानीय दल हैं, छोटे दल जिन्हें कहा जा रहा है, अगर वो भी गठबंधन कर रहे हैं और अगर आम आदमी पार्टी भी अलग चुनाव लड़ती है और कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़ी रही है, तो क्या ये माना जा सकता है कि इसका फायदा कुछ बीजेपी को मिल जाए? क्योंकि अगर जो दल एक होकर लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी के सामने चुनौती हो सकती है, लेकिन गठबंधन नहीं होता है, अलग अलग लड़ते, तो क्या चुनौती होगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा कि जब भी ज्यादा छोटे दल खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी की वोट काटने का कार्य करते हैं। भाजपा बेसिकली कार्य करती है ओबीसी, एससी और जनरल कैटेगरी के अंदर। जो जाट वोट है वो कहीं ना कहीं ये छोटी पार्टियां ही काट जाती हैं, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल हो गया, जेजेपी हो गया, अन्य ऐसी कई ऐसी तमाम पार्टियां, तमाम ऐसे कई लीडर हैं जिनका जाट वोट पर, जाट लैंड पर काफी अच्छा कब्जा है। और कहीं ना कहीं जाट वोट और जाट लैंड पर बीजेपी कमजोर नजर आती है, तो इसी का फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है। निश्चित तौर पर यही वजह है, कई बार जो हार जीत होती है उसका मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन बीजेपी बाजी मार जाती है, शायद जो वोट कटने के चलते स्थिति बनती है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। बहुत शुक्रिया पंखिल, आपका जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प दिया है। जी हां, लगातार लंबी चर्चाएं इस पर हुई, लगातार इसका विरोध प्रदर्शन भी तमाम कर्मियों ने किए थे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प दिया है। डीजीपी मुख्यालय ने इसको लेकर एक निर्देश भी जारी किया है, जिनके अनुसार 28 मार्च 2005 से पूर्व यानी पहले नियुक्त हुए पुलिसकर्मी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प अपना सकते हैं। यानी जो भी पुलिसकर्मी 2005 से पहले इस लाइन में आ चुके हैं, जिनकी नौकरी 2005 से पहले लगी है, वो पुलिसकर्मी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प अपना सकते हैं। और राज्य सरकार ने यह फैसला पुलिसकर्मियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग को ध्यान में रखते हुए किया है। पुलिसकर्मी इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 अक्टूबर तक अपना विकल्प चुन सकते हैं, और एक बार पुलिसकर्मी द्वारा विकल्प चुनने के बाद यह अंतिम विकल्प होगा, जिसे बदला नहीं जा सकेगा। और वहीं डीजीपी मुख्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देश में यह भी कहा गया कि यदि कर्मचारी उम्र रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग को स्वीकृति के बाद आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी 31 मई 2025 तक जारी कर देगा। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समीर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए एक सौगात ही से कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने लगातार देखा कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर तमाम तरीके से मांगे बुलंदी पर रही, अभी जो योगी सरकार ने कहा है कि पुलिसकर्मी जो 2005 से पहले नियुक्त किए गए हैं वो चाहें तो पुरानी पेंशन योजना अपने में उसका लाभ ले सकते हैं। इसका क्या कुछ वजह बताई गई है, क्या क्राइटेरिया है? और इससे पहले जो लगातार बुलंदी आवाज हुई, जो लगातार मांग की गई, उसके बाद इस फैसले को किस तरीके से देखा जा रहा है? पेंशन को लेकर मांगे उठती नजर आ रही थी, तो उसमें योगी सरकार ने विचार विमर्श किया अधिकारियों के साथ। तो कई हद तक 2005 से पहले जो पुलिस भर्ती में भर्ती हुए थे पुलिस महकमे के अधिकारी कर्मचारी, तो उनको पेंशन देने का ये फैसला लिया गया। वहीं अगर बात करें तो इसकी जो ऐलान किया गया, तो डीजीपी मुख्यालय से इसका ऐलान हुआ, लेकिन ये 31 अक्टूबर तक आखिरी डेट है, लेकिन ये आखिरी विकल्प रहेगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में एक खुशी की लहर भी है कि उनको पेंशन मिल सकेगी। लगातार पेंशन की मांग कर रहे थे, तो ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार देने जा रही है। तो एक पुलिस महकमे में से एक खुशी की लहर है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नाराजगी व्यक्त कर रहे थे पुलिस अधिकारी कर्मचारी पेंशन को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं अब दूर हो जाएगी। तो इससे काफी लाभ सरकार को भी मिलने वाला है और पुलिस महकमे को भी। जी, बड़ी सौगात है। निश्चित तौर पर देखिए बड़ी सौगात है, और इसको लेकर क्या कुछ जो तमाम और भी नियम का हवाला दिया गया है, कहा गया है कि आखिरी विकल्प होगा, इसके बाद कोई विकल्प बदला नहीं जा सकेगा। जी बिल्कुल, ये विकल्प चुनने के लिए पहले ही उनको बता दिया जाएगा कि ये विकल्प चुनने के बाद इस विकल्प से लेफ्ट नहीं हो सकते हैं। इस विकल्प को चुनने के बाद ये उनके लिए आखिरी विकल्प होगा। तो इसके चुनने से पहले उनको सोचना विचारना होगा, उसके बाद इस विकल्प को चुनेंगे। जब इस विकल्प को चुन लेंगे तो इसके बाद उस विकल्प को कैंसिलेशन नहीं करा सकते हैं, इसलिए उस पर विचार विमर्श भी पुलिस महकमे के अधिकारी कर्मचारियों को करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अच्छी सौगात है सरकार की तरफ से। जैसे पुलिस महकमे में लगातार मांग हो रही थी, तो जहां तक माना जाए तो एक पुलिस महकमे में इससे फायदा ही मिलने वाला 2005 से पहले की भर्ती के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को। जी
निश्चित तौर पर देखिए समीर, जो कहा गया है कि 2005 के पहले के जो पुलिसकर्मी हैं उनको इसका लाभ मिल सकता है, इसका उनको विकल्प रहेगा। क्या ये माना चाहे जिस तरीके से सौगात दी गई है, जो और भी इसके बाद के पुलिसकर्मी हैं वो भी आगे मांग कर सकते हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं नाराजगी तो जाहिर सबकी अब इसके बाद होना शुरू हो जाएगी। जिस तरीके 2005 से पहले के पुलिस में भर्ती लोगों को मिलेगी, उसके बाद से जो भर्ती हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी मांग से रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस तरीके से पुलिस महकमे में ये भेदभाव वाला मामला खड़ा हो जाएगा कि जब 2005 से पहले की भर्ती वालों को अगर मिल सकती है तो हमको क्यों नहीं। तो अब ये तो सरकार के निर्णय के ऊपर है, सरकार उसमें क्या आगे फैसला लेती है, लेकिन ये फैसला आया तो कहीं हद तक इससे एक नाराजगी दूर होगी पुलिस महकमे में। लेकिन 2005 के बाद जो भर्ती हो रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अब इस पर रणनीति तैयार करेंगे, अपने अधिकारियों से वार्ता भी करने की कोशिश करेंगे और सरकार के सामने ये पक्ष भेजने का भी काम करेंगे। तो हो सकता है सरकार इस पर भी फैसला करे, लेकिन जो ये फैसला किया है एक ये बड़ी सौगात है। बड़े सालों से इस पर विचार विमर्श किया जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर गंभीरता लिया और एक बड़ी सौगात दे दी है। तो कहीं ना कहीं इससे काफी खुशी का माहौल भी पुलिस महकमे के अधिकारी कर्मचारियों के बीच हो गया। तो अब देखने वाली बात ये होगी 2005 के जो पुलिस भर्ती के कर्मचारी हैं वो क्या मांगे रखते हैं और क्या उनकी मांगों को सुना जाता है। जी निश्चित तौर पर देखिए तमाम सरकारी क्षेत्रों के जो कर्मचारी रहे, अधिकारी रहे, वो लगातार इसकी मांग करते रहे, लेकिन अगर पुलिसकर्मियों को इसकी सौगात मिली है तो वाकई में एक स्वागत योग्य पहल है, स्वागत योग्य फैसला है। आगे देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपको जानकारी साझा करने के लिए। और करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित महाराष्ट्र के सभी बीजेपी नेता आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र जीतने को लेकर बीजेपी ने दांव खेला है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित महाराष्ट्र के सभी बीजेपी नेता आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुल ने ये जानकारी दी है। बीजेपी की विधानसभा चुनाव योजना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र भर से 21 नेता अलग अलग समितियों का हिस्सा होंगे। यानी महाराष्ट्र भर से जो अलग अलग नेता हैं बीजेपी के, वो 21 नेता अलग अलग समितियों का हिस्सा होंगे और सभी को जिम्मेदारियां सौंपी दी गई हैं। चंद्रशेखर बावनकुल ने कहा कि महायुति के लिए बीजेपी की योजना बूथ स्तर तक प्रबंधन की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी तगड़ा झटका खा चुकी है। इसको देखते हुए बीजेपी इस बार विधानसभा चुनावों में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है और कुछ ही सप्ताह में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी की जा सकती है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए मुंबई से वरिष्ठ संवाददाता फिरोज पिंजारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फिरोज, महाराष्ट्र में सियासी रूप से अब तमाम तरीके की स्थिति आगे बदलने वाली है, क्योंकि अभी चुनावों की तारीखों का घोषणा जैसे ही होती है सियासी पारा भी गरमाएगा, लेकिन अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है, बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेता चाहे नितिन गडकरी से लेकर और भी तमाम नेता हैं जिनको जिम्मेदारी महाराष्ट्र की सौंपी है और लगातार वो और भी मजबूत बीजेपी को करेंगे। कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव के परिणाम देखे, उम्मीद उनको नहीं थी क्योंकि उनके पास शिवसेना थी, उनके पास एनसीपी भी थी, लेकिन तमाम तरीके से परिणाम वैसे नहीं रहे। अब क्या कुछ तैयारी बीजेपी के यहाँ से नजर आ रही है? जी जरूर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो उनको उम्मीद थी वो उम्मीद पे वो खरा नहीं उतर पाए हैं, इसीलिए ऊपर का केंद्रीय नेतृत्व ने महाराष्ट्र में बड़ी ताकत लगाने की सोची है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को फिर से नेतृत्व दिया गया है, क्योंकि इससे पहले जब महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी की सरकार आई थी उसमें गोपीनाथ मुंडे के साथ नितिन गडकरी का भी बड़ा साथ रहा था और इसी वजह से उनको मानने वाला बड़ा वर्ग महाराष्ट्र में है, उनको मानने वाले बड़े कार्यकर्ता और नेता है, तो उनको फिर से एक्टिव किया गया है महाराष्ट्र में, क्योंकि इस बार किसी भी हालत में महाराष्ट्र की सत्ता हाथों से ना जाए, ये बीजेपी और महायुति सोच रही है। यहाँ पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नाना पटोले ने बड़ी ताकत लगाई है, तो उनको फाइट देने के लिए नितिन गडकरी को मैदान में उतारा गया है। अब देखना होगा कि नितिन गडकरी किस तरह से इस इलेक्शन का बूथ कमेटी का नेतृत्व करते हैं और बीजेपी को सत्ता में लाते हैं। निश्चित तौर पर फिरोज, देखिए जिस तरीके से एक तरफ शरद पवार की पार्टी है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का दल है और कांग्रेस भी वहां पर मौजूद है, तो कितनी मजबूत विपक्ष नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी है, अजित पवार भी कई बार नाराज दिखाई दिए हैं और तमाम तरीके की असहमति का दौर भी देखने को मिला है, तो किस तरह की फाइट आगे देखने को मिल सकती है? पिछले कुछ महीनों में जो सिचुएशन यहाँ पे तैयार हुई है, जैसे कि मालवन का जो घटना घड़ी है, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक ढहने की वजह से जो एक माहौल पैदा हुआ है, उसके बाद मराठा आरक्षण का एक माहौल पैदा हुआ है, उसकी वजह से विपक्ष को बड़ी ताकत मिली है
और विपक्ष इस ताकत को दुगना करने की कोशिश कर रहा है। शरद पवार खुद जगह जगह जाकर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने पूरी ताकत से मैदान में उतरे हुए हैं, उन्होंने आंदोलन चलाया हुआ है सरकार के विरोध में। तो इसकी वजह से इस बार बीजेपी को बड़ी फाइट देना पड़ने वाली है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से उनको इस बार किसी भी तरह से अपनी सत्ता में काबिज रखना है। निश्चित तौर पर देखिए, मुझे लगता है कि चुनौती तो बीजेपी को इस बार मिलने वाली है, लेकिन चुनौती का सामना बीजेपी कैसे करती है देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया फिरोजा आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात पांचवी और आखिरी बड़ी खबर की, जहां झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वकीलों को बड़ी सौगात दी है। अब पेंशन के तौर पर वकीलों को 7,000 की जगह 14,000 रुपए मिलेंगे। जी हां, वकीलों को जो पेंशन मिलती थी वो 7,000 से बढ़ाकर दोगुनी 14,000 कर दी गई है। वहीं नव नामांकित वकीलों को हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता भी मिलेगा। झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के वकीलों के लिए 5 लाख रुपए के मेडिकल बीमा के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के इस फैसले से झारखंड के लगभग 30,000 वकीलों का लाभ इसका मिलेगा और मंत्रिमंडल ने 65 वर्ष और उनसे अधिक आयु के अधिवक्ताओं की पेंशन 7,000 रुपए से बढ़ाकर 14,000 रुपए प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि झारखंड एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के वास्ते 5,000 रुपए की राशि देने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वकीलों के संगठनों ने इस फैसले की सराहना की। और 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।